तो सबसे ज़रूरी भाग है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, वो आता है घोष अघोष। इसमें देखिए घोष और अघोष में इसको सबसे पहले बांटा जाता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं बताऊंगी आपको। इस तरीके के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको वर्ण समझने में, ना आपको उनके जो भेद है जीव के आधार पर जो उच्चारण है उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताया। उनके जितने भी उच्चारण के स्थान घोष अघोष प्राण तत्व के आधार पर जो बटे हैं उसको याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका ये बताया है, मैंने आपको बनाया है इसमें। तो आप इसको देखो ज़रूर और इसको समझो, ठीक है। और मुझे फिर आप बताना कमेंट करके कि आपको तरीका कैसा लगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मैं बाकी के जो टॉपिक हैं आगे के वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ण करा दिया था और वर्ण के अलावा मैंने आपको वर्ण के भेद भी कराए थे। अभी आज हम व्यंजन के उच्चारण हैं, यानी वर्णों को हम किन किन भागों में बांटते हैं वो हमने को किन किन भागों में बांटते हैं हमने वो अभी पढ़ा। उसमें हमने स्वर के सारे भेदों को जाना कि स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। यानी हम देखें तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर में कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से स्वर आएंगे, यानी कि 7 स्वर जो हैं वो हमारे दीर्घ में होते हैं और ह्रस्व स्वर में 4 स्वर होते हैं। आपका प्रलुप्त स्वर है, प्रलुप्त स्वर नहीं आता है, लेकिन उसमें बोलने का आपका जो उच्चारण समय है वो बढ़ जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद में हमने क्या क्या देखा, से हम कौन कौन से स्वर बोलते हैं, मध्य भाग से कौन कौन से स्वर बोलते हैं और पश्च भाग से कौन कौन से स्वर बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको इजी तरीका बताया याद करने का कि मध्य भाग से केवल अ को भाग से बोलते हैं जीभ में, जीभ के आधार पर हम देख रहे हैं। मध्य भाग से शुरू करो, सबसे पहले आपको मध्य भाग जाना है। मध्य भाग में अ होता है। मध्य भाग के बाद आपका जो पिछला भाग है पश्च भाग, जीभ का जो पश्च भाग है वहाँ से हम, क्योंकि 3 नंबर पे लो उसको, 3 से दिखने वाले सभी वर्ण पश्च भाग में आ जाएंगे। ये आपको सबसे इजी तरीका है याद रखने का। और बाकी जितने बचे आपके वो सारे किस में चले जाएंगे, अग्रभाग में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए व्यंजनों के उच्चारण। इसमें कुछ कुछ स्वर भी हैं, क्योंकि व्यंजन के जो उच्चारण हैं उनको हमने पहले वर्गों में बांटा है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, यानी कि जितने भी वर्ग हैं इसको लिखने का कि जितने भी वर्ग हैं यहाँ से हम अपने घोष अघोष और अल्प प्राण महाप्राण ये सारे क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। इसके प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका भी मैं आपको बता दूंगी कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को एक नाम दिया गया, यानी उच्चारण स्थान से जो कंठ से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, ठीक है। तालव्य, तालव्य यानी जब जहाँ जो जीभ है आपका वो दांत से पहले का भाग है उसको हम तालव्य बोलते हैं। आप बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा तालव्य भाग है। मूर्धन्य में क्या बोला जा रहा है, मूर्धन्य में आपका ट ठ ड ढ न सारे ये आपके वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद आप गया दंत्य, दंत में मतलब जहाँ आपका जीभ दांत के पास लगता है उसको दंत्य बोलते हैं, मतलब ओष्ठ्य वर्ण, यानी कि जो होठ के द्वारा बोले जाते हैं, जिनकी प फ ब भ म सभी का क्या है, जो मेन रोल है वो होठों के द्वारा हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ओष्ठ्य, इसलिए ओष्ठ्य बोलते हैं इनको। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ स्वर भी आते हैं जो मैंने साइड में अलग लिख दिया है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ कौन सा वाला स्वर इसमें उच्चारण स्थान पर आएगा। तो कंठ्य में आपके अ आ ह ये आते हैं। तालव्य में से कौन कौन से, ई य श ये बोले जाते हैं। मूर्धन्य से री र श ये बोले जाते हैं। दंत्य से ली और श, ली यानी कि जो ज़्यादातर संस्कृत में यूज़ होता है, ठीक है। ओष्ठ्य यानी कि ओष्ठ्य मतलब उ, ये आपके ओष्ठ्य भाग हो गए। ये आपके स्वर हैं जो आप उच्चारित करते हो, ठीक है। कंठ से कौन से हैं, तालव्य से कौन से, इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। आ ह क, ठीक है। ई य श च, ठीक है। री र श ट,
ठीक है, ऐसे याद रखो। ट मीन्स ट वर्ग पूरा आपको याद रहेगा। 4 चीज़ें याद करनी है इसमें, सारे वर्ण याद नहीं करने। रि स त, ठीक है, रिसत ऐसे याद रख लें। उ व, ये भी आपको तीन ही याद रखने। प से प वर्ग मीन्स पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का सबसे इजी तरीका यही है कि उसको इस तरीके से समझ लेंगे। अगर इस चार्ट को समझ लेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ और व्यंजन बच गए, जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व ये आपके आते। ऊष्म, ऊष्म मतलब जिसमें ऊष्मा निकले। श श स ह, इसमें ऊष्मा यानी गर्म हवा टकरा के मुंह से बाहर आती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, जिनको 2 वर्णों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपके 4 लेटर आते हैं और चारों को मैंने लिख दिया है। श बनाने के लिए क और श मिलाएंगे, त्र बनाने के लिए त और र बनाएंगे, ज्ञ बनाने के लिए ज और अंज बनाएंगे, र से श्र बनेगा, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या आता है? ड और ढ। ये आपके ड ढ में बिंदी लगती है तो दोनों ड बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट, जो सबसे ज़रूरी भाग है, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, वो आता है घोष अघोष। ये बड़ी कक्षाओं और आपके प्रतियोगिता के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। घोष के आधार पर आप कैसे, घोष का मतलब है जो स्वर तंत्रियों के, जो हमारे ये तंत्रियां हैं जहाँ से आवाज़ निकलती है, इनमें एक कंपन होती है जिसके आधार पर हमको बांटेंगे। मैंने सब शॉर्ट में लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखिए घोष और अघोष में इसको सबसे पहले बांटा जाता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं बताऊंगी आपको। इस तरीके के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको वर्ण समझने में, ना आपको उनके जो भेद हैं, स्वर के भेद और स्वर के उच्चारण यानी जीभ के आधार पर जो उच्चारण है उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताया है। और व्यंजन के जितने भी उच्चारण के स्थान हैं उनको याद रखने का, उसके साथ स्वर और प्लस जितने भी घोष अघोष प्राण तत्व के आधार पर जो बटे हैं उसको याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका ये बताया है, मैंने आपको बनाया है इसमें। तो आप इसको देखो ज़रूर और इसको समझो, ठीक है। और मुझे फिर आप बताना कमेंट करके कि आपको तरीका कैसा लगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मैं बाकी के जो टॉपिक हैं आगे के वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घोष अघोष को याद रखने का तरीका। सबसे पहले आप अंक लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। ये 5वां जो भाग है वो 5वां भाग अनुनासिक होता है, यानी नाक से बोला जाता है। अंग ज, इनको बोलेंगे तो आपको सब सारे समझ आ जाएंगे। अन न म, इसमें से नाक के द्वारा अनुनासिक बोलते हैं इसलिए, ठीक है, नाक के द्वारा इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग हमने लिख लिया। अब इस नंबर्स को देखो, मैंने अघोष और घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि प्राण तत्व के आधार पर अलग अलग बांटे गए हैं। प्राण का मतलब क्या है? वायु। आपका जो वायु है वो ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। वो कैसे निकल रहा है इसको भी समझते हैं। तो आप घोष के आधार पर देखो, पहले घोष के आधार पर 1 2 3 4 5 हमने ऊपर जो अंक डाले हैं इसमें सीधे आ जाते हैं। इसको लिखें भी आप ऐसे ही, पहले अघोष लिखें और फिर आपको क्या लिखना है, अघोष के बाद सघोष या घोष, इसको आप लिखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका बट जाता है। पहले जो 2 हैं वो अघोष में आते हैं, ठीक है, और बाकी जो 3 4 5 वो आते हैं सघोष या घोष में, ठीक है। इसको लिखना भी इसी तरीके से, देखो नंबरिंग भी आपका बिल्कुल लगातार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी में आपका 1 2 आपका अघोष में चला गया और 3 4 5 आपका सघोष में चला गया। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको ऐसे याद रखें, यानी कि जो ऊपर के जो ये क और ख, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है नीचे तक के पूरा वो चला गया आपका अघोष, और जितने तीनों पार्ट ये बचे आपके, यानी 3 भाग पीछे के हैं, वो चले गए आपके सघोष में। इतनी बात समझ आई। अब आपको नंबरिंग याद रखनी है।
आपको लेटर देखो ये याद रखना पड़ेगा। वर्णमाला अगर याद नहीं है तो आप बिना वर्णमाला याद करे कुछ भी आप व्यंजन के उच्चारण को नहीं अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वर्णमाला और लेटर का सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यों के बाद ख आता है, फिर ग आता है, घ आता है, अंग आता है, सब इसका पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे प्राण तत्व के आधार पर, ये आपको समझ आ गया होगा। नंबरिंग याद रखें, अगर आपको नंबरिंग है तो आप अपने आप याद रख सकते हो कि अच्छा ओके क और ख यानी पहला और दूसरा आपका अघोष में जाएगा, ठीक है। तो आप 1 और 2 यानी कि ऊपर से नीचे तक की पाँचों ये चीज़ें आपकी अघोष में चली जाएंगी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे प्राण तत्व के आधार पर यानी अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण ये एक समझने का तरीका है। अल्प प्राण का मतलब मैंने बताया वायु निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर। जैसे अगर हम देखें तो अल्प का मतलब होता है कम, इसमें कम प्राण यानी कम वायु निकलेगी, और महा का मतलब ज़्यादा यानी इसमें ज़्यादा वायु निकलेगी। थोड़ी हवा, ख ज़्यादा, ग थोड़ी हवा, घ ज़्यादा। यानी कि हम इसको अगर उच्चारित कर रहे हैं तो आपके जितने भी ख वाले यानी कि ये जो बीच वाला भाग है और एक ये 4 नंबर वाला भाग है, ये आपका किस में जा रहा है, ये महाप्राण में जा रहा है। बाकी जो 3 हैं 1, 3 और 5 वो अल्प प्राण में आ रहे हैं। आप यहाँ से देखिए अल्प पहले लिख दीजिए और इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं 3, 1, 3, 5 और महाप्राण में 2, 4 ये आएंगे। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जब आपको एक लेटर दे दिया जाता है वो अल्प प्राण में भी आएगा महाप्राण में भी आएगा, ठीक है। ये वर्ण आपको दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसको बताइए कि ये घोष में अघोष सघोष है या अल्पप्राण महाप्राण है। तो कोई एक लेटर 2 जगह आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो 2 जगह कैसे आ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 2 नंबर अघोष में भी आ रहा है और महाप्राण में भी आ रहा है। ऐसे याद रखना है, इस तरीके से दोनों याद हो जाएंगे। नंबर याद रखो, इसलिए मैंने बोला नंबर याद रखो, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो 4 नंबर सघोष में भी आ रहा है और महाप्राण में भी आ रहा है। तो ये कॉमन हो गया। जब आपको दिक्कत लगे ऐसे नंबर लिखो, नाम लिखो और उसको वहाँ पर सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो आपको आई होप बिल्कुल एकदम समझ आ गया होगा। तो आप मेरा सजेशन है कि आप नंबरिंग के आधार पर इसको याद रखें। ईजी तरीका आप अपनाएं कि आपको जिससे याद हो जाए, ठीक है। और आप एक ही पेज पे देखिए पूरा सब कुछ आ गया है, तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके बाद में ये तरीका कैसा लगा है, तो मुझे कमेंट बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का टॉपिक बना दूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय।